नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, युद्ध में हिम्मत बड़ी ताकत है, लेकिन इससे भी बड़ी ताकत टेक्नोलॉजी है। और आज के हमले में ईरान ने साबित कर दिया कि उसकी बनाई हुई हाइपरसोनिक मिसाइल को दुनिया में कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। और शायद इसी वजह से इजराइल पहली बार 40-50 वर्षों में पहली बार घबराया हुआ है। मोसाद में घबराहट है, सेना में बेचैनी है, क्योंकि इजराइल ने सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई मुल्क, कोई दुश्मन मुल्क उसकी राजधानी तेल अवीव पर इतना भयानक हमला कर सकता है। ये नहीं सोचा था। और सच्चाई यह है कि ईरान ने आज जिस तरह से हमला किया है, उससे साफ है कि ये जो युद्ध है अब महायुद्ध की तरफ बढ़ रहा है। और सवाल ये भी है कि इस युद्ध से भारत अछूता नहीं है। भारत किसके साथ है, इस वीडियो में आगे आपको बताऊंगा। अब दोस्तों, ये युद्ध महायुद्ध में तब्दील होता हुआ क्यों दिख रहा है, उसकी जो सबसे बड़ी वजह यह है कि आज इजराइल पर ताबड़तोड़ हमला करने के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अयातोला खामेनेई ने कहा, ऐलान किया उन्होंने कि अगर अमेरिका हस्तक्षेप करता है, अगर अमेरिका दखल देता है, तो अमेरिका से भी ईरान निपटेगा। अब ऐसा स्टेटमेंट आज की दुनिया में शायद ही कोई दे पाए। अमेरिका से भी ईरान निपटेगा, चैलेंज दिया है। और उधर अमेरिका और इजराइल, उनका मकसद है कि किसी तरह से ईरान में तख्ता पलट किया जाए। मिलिट्री लीडरशिप को पूरी तरह खत्म कर चुके हैं, न्यूक्लियर साइंटिस्ट खत्म कर चुके हैं, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर कहीं ना कहीं हमले हुए हैं। और अब बारी वहाँ के सर्वोच्च नेता खामेनेई की है। दरअसल अमेरिका चाहता है, इजराइल चाहता है कि इस हुकूमत को हटाकर किसी मन माफिक नेता को कुर्सी पर बैठाया जाए, गद्दी पर बैठाया जाए। सत्ता परिवर्तन अमेरिका और इजराइल चाहते हैं। और शायद इसी वजह से दुनिया अब सबसे बड़ी जंग, आज के दौर की सबसे बड़ी जंग देखने जा रही है। उसके चश्मदीद हम और आप भी होंगे। और दोस्तों, जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि आगे क्या होने जा रहा है। अगले 72 घंटे में, अगले 48 घंटे में आगे क्या होने जा रहा है। क्या ये युद्ध तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? क्या तीसरे विश्व युद्ध की दस्तक है? और अगर ये महायुद्ध है तो फिर चीन और रूस, चाइना और रशिया क्या ईरान के साथ खड़े होंगे? क्या ऐसा होगा? और अगर ऐसा है तो फिर भारत कहाँ पर खड़ा है? भारत क्या अमेरिकन कैंप में यानी इजराइल के साथ है, या फिर वो रशियन और चाइनीज़ कैंप में यानी ईरान के साथ है? भारत कहाँ पर खड़ा है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि भारत क्या पोजीशन लेने जा रहा है। क्योंकि मैंने पहले भी आपसे कहा कि इस महायुद्ध से ना मैं ना आप, कोई अछूता नहीं रहेगा। अब इस मुश्किल हालात में आप कह सकते हैं कि दुनिया जब सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है, सिर्फ यूक्रेन और रशिया पर मत जाइए, सिर्फ इंडिया पाकिस्तान पर मत जाइए, ये जो मिडिल ईस्ट में जो सबसे बड़ा युद्ध एक शक्ल ले रहा है, इसमें आगे क्या होने वाला, ये सबसे बड़ा सवाल है। और आज मैंने मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े एक्सपर्ट, हिंदुस्तान के सबसे बड़े एक्सपर्ट सईद नकवी को आज न्योता दिया है। और उनके एक एक लफ्ज़ को आज ज़रूर सुनिएगा, अगर ये पिक्चर आप चाहते हैं कि क्लियर हो आंखों के सामने। सईद नकवी के बारे में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि 1964 से पत्रकारिता में सक्रिय हैं, जब उन्होंने दिल्ली में स्टेट्समैन जैसे अंग्रेज़ी अखबार में नौकरी शुरू की थी। उसके बाद वो बीबीसी में रहे, उसके बाद वो वॉशिंगटन पोस्ट से जुड़े, उसके बाद वो इंडियन एक्सप्रेस से जुड़े, कई बड़े अखबार देश और दुनिया के जुड़े। और सबसे बड़ी चीज़, मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े एक्सपर्ट माने जाते हैं। और दुनिया में तमाम ऐसे राष्ट्रपति हुए, प्रधानमंत्री हुए पिछले 30-40 वर्षों में, जिनका इंटरव्यू सईद नकवी ने किया है। आप कह सकते हैं कि सईद नकवी का मतलब है कि आप मिडिल ईस्ट की ये जो महाभारत है, संजय की ज़ुबान से सुन रहे हैं। सुनिए इस शख्स को, समझिए एक एक पहलू, आंखें खुल जाएंगी। जो मेरा पहला सवाल है, बड़ा बुनियादी सवाल है। और अगर आप दुनिया भर की मीडिया देखें तो उसमें हर जगह सुर्खियों में सवाल है कि ये जो ईरान और इजराइल, इसका जो कन्फ्लिक्ट है, युद्ध जैसी स्थिति है, और उसके पीछे फ्रांस, जर्मनी और यूएस, डोनाल्ड ट्रंप इजराइल के पीछे खड़े हुए हैं। क्या ये अगर सिलसिला आगे बढ़ता है, रिटेलिएशन दोनों तरफ से होता है,
जवाबी हमले होते हैं, तो क्या एक युद्ध की स्थिति में हम जा सकते हैं, महायुद्ध की स्थिति में जा सकते हैं? और अगर मैं बहुत ही साफ लफ्जों में पूछूं, इसकी इंतहा क्या है, इसकी हद क्या है नकवी साहब? देखिए, है ये कि उस इलाके में यूएस की बड़ी बड़ी छावनियां हैं जिन्हें बेसिस कहते हैं। उन बेसिस में कोई 90,000 यूएस मरीन्स और सपोर्ट स्टाफ है। ओहो, अगर हाँ मतलब वो आप कह रहे हैं नकवी साहब कि उस इलाके में अमेरिका की छावनी है, वहां उनके जवान छावनियां हैं, हैं। उनके छा, जी जी, छावनियां हैं। एक तो इराक में है, कुवैत में है, बहरीन में है, सीरिया में है, तो और बिल्कुल सिटिंग डक्स हैं। अच्छा, इसराइल का खेल ये है कि किसी तरीके से ईरान को खींच के इनके खिलाफ कर दो। एक 4, 5, 10, 20 अगर अमेरिकन चले जाएं तो नेतन्याहू का काम बन गया, क्योंकि फिर अमेरिका को आना पड़ेगा कि बाहर सूरत, फिर अमेरिका इस जंग में आ जाएगा। ये टैक्टिक है, नेतन्याहू ये चाहेंगे। अब इसको ईरान किस तरीके से देखेगा कि भाई हमारे सामने ये इतने सिटिंग डक्स बैठे हुए हैं, लेकिन हम इनको अगर मारेंगे तो फिर वो बड़ा चौधरी हमारे खिलाफ आ जाएगा, तो हम ये करें कि वो करें। अब सवाल ये है कि ये रिटेलिएशन कब कितना होगा, इसको कोई रोकेगा? देखिए, इसमें कई एलिमेंट्स, इसमें अमेरिका भी है, एक तरफ ब्रिक्स का कोई तस्करा ही नहीं कर रहा है, इसलिए रूस का कोई तस्करा नहीं कर रहा है। उसकी दो वजह है। रूस एक तरफ तो अटका हुआ है बुरी तरह से यूक्रेन में, लिहाजा वो इस तरफ क्या इनकी मदद के लिए साथ खड़ा हो सकता है? मेरे ख्याल में ईरान इस की। वक्त ईरान की मदद में खड़ा हो सकता है, नहीं, वो नहीं हो सकता इस वक्त। चीन क्या कर रहा है? चीन जो है वो चींटियों की तरह पीछे धीरे 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 अपने पांव फैलाता है। चीन वो मुल्क है जिसने सऊदी अरेबिया और तेहरान दोनों के हाथ मिलवा दिए थे और मिलवा दोस्ती दिए करा हैं। दी। जी, दोस्ती करवा दी इनकी। तो अब वो पीछे से कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये हमें मालूम नहीं। ये इस वक्त, अच्छा, अगर पब्लिक ओपिनियन ईरान की ये इंतजार कर रही है कि अब कोई बड़ा रिटेलिएशन होने वाला है, हवा कुछ ऐसी बन गई है, और वेस्टर्न एनालिस्ट के हवाले से, कि अगर ईरान ने कहीं पूरी तरह से अपने अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया, तो इसराइल को बर्बाद कर सकता है। अगर इस ईरान ने वो नहीं किया तो वहां दो सूरतें पैदा हो, ये जो अयातुल्लाह हैं ये खतरे जी। में आ जाएंगे, ये खतरे में आ जाएंगे। और वो लीडर्स जो कि जैसे प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट मसूद पेशाजियान, ये इनमें और अयातुल्लाह के बीच में जरा सा टेंशन, अयातुल्लाह हक समझे जाते हैं, ये मॉडरेट समझे जाते हैं। तो अगर ये मॉडरेट और हॉक्स का झगड़ा अंदर एग्रीवेट हो गया, अगर रिटेलिएशन ऐसा नहीं हुआ जो कि क्रेडिबल हो और जो कि ईरान की नेशनलिज्म जिसे हजम कर सके, तो ये भी अभी देखने की बात है। नकवी साहब, आपने 2-3 इंपॉर्टेंट बातें कही। आपने जो बातें कही, आपने कहा एक तो वो जो पूरा मिडिल ईस्ट है, हर जी मुल्क में कहीं न कहीं अमेरिका की छावनी बनी हुई है। वहाँ उसके जवान तैनात हैं, वहाँ हथियार सब कुछ है मुहैया। और नेतन्याहू जो इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो चाहते हैं कि कहीं न कहीं ईरान के साथ जो गोलाबारी है, उसमें 4-5 अमेरिकी जवान हलाक हो जाएँ, फिर अमेरिका भी इसमें इन्वॉल्व हो जाए, फिर अमेरिका ही निपटा देगा। एक तो बात आपने ये कही। दूसरा आपने ये कहा कि अगर जो खमेनाई साहब हैं, अयतोल्ला खमेनाई साहब जो हैं, हम्म, जो हम्म, सुप्रीम लीडर हैं, अगर उन्होंने खुलकर एक हम्म, ज़बरदस्त हमला नहीं बोला इज़राइल पर, इज़राइल हम्म, को आधा तबाह नहीं किया, तो हम्म, वहाँ पर जो अवाम का सेंटिमेंट्स है, वो थोड़ा-सा हम्म, उनके पक्ष में नहीं जाएगा। ये 2 जी, चीज़ें बताई, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये तो चलिए आपने बताया कि चीन ये चींटी दीपक की चाल बिल्कुल चल रहा है। सही समझो। चीन चींटी की बिल्कुल। चाल चल रहा है, चीन हम्म, धीमे-धीमे मदद कर रहा है। हम्म, रूस यूक्रेन में फँसा हुआ है। मुझे ये हम्म, बताइए कि वाक़ई अगर
ईरान ने ताबड़तोड़ हमले कर दिए, और क्योंकि अभी दोनों तरफ से एस्केलेशन हो रहा है, तो क्या अमेरिका इस जंग में कूदेगा? फ्रांस और जर्मनी आएंगे इजराइल के पीछे, और तब हम इस युद्ध को महायुद्ध की शक्ल में देख सकते हैं? मैं इंतहा पूछ फ्रांस रहा हूं साहब। फ्रांस और जर्मनी इसमें कूदेंगे नहीं। देखिए, अमेरिका का और इसराइल का रिश्ता जो है, जिसे कहते हैं जॉइंट एट द हिप, वो जो बच्चे पैदा होते हैं ना, जो कि यहाँ जी पे कमर पे बिल्कुल जुड़वा होते हैं एक ही जी साथ, तो ये इमेज बनाई गई है अमेरिका की और इसराइल की, और खासकर पिछले 30 साल से। क्यों? इसलिए कि अमेरिका में एक चीज है जिसका नाम है, अमेरिका लॉबीज के ऊपर चलता है, बड़ी बड़ी लॉबी। वहां जो सबसे ज्यादा मजबूत लॉबी है, जिसकी पावर कोई मेजर नहीं कर सकता, यानी उसको कहते हैं इजराइल लॉबी। वहां के एक बहुत यहूदियों की, बड़े ज्यूस प्रोफेसर, की। जी, यहूदियों की लॉबी, इजराइल लॉबी। वहां के बहुत बड़े प्रोफेसर हैं शिकागो यूनिवर्सिटी के, जॉन मॉर्शाइमर, और उनके एक कॉलीग हैं हार्वर्ड के। इन दोनों ने ये किताब लिखी है अभी कि द इजराइल लॉबी का की कुव्वत इतनी है, आपको अंदाजा हो जाएगा और आपके व्यूअर्स के लिए समझने में आसानी होगी कि एक जमाने में ओबामा साहब ने मना कर दिया और जॉन केरी ने मना किया कि नेतन्याहू वाशिंगटन ना है, ये वक्त सही नहीं है। इन्होंने ना आओ देखा ना ताओ, यानी प्रेसिडेंट को इग्नोर किया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को इग्नोर किया। ये वॉशिंगटन लॉबी ने तमाम कांग्रेस को मोबिलाइज किया, और कांग्रेस, अगर आपको याद हो, 52 टाइम स्टैंडिंग ओवेशन नेतन्याहू के लिए मिला। तो ये लॉबी इतनी मजबूत है कि, लेकिन उसमें और ट्रंप में थोड़ी सी, अब अगर हो सकता है कि दरार आ रही हो, क्योंकि ट्रंप जो हैं उन्होंने 2-3 हरकतें ऐसी की हैं जो कि इजराइल लॉबी को और नेतन्याहू को पसंद नहीं। मसलन उन्होंने आगे बढ़ के हूती से बात कर ली, समझौता कर लिया। यमन उन्होंने में, ये यमन स्टॉप, में। यमन में, बिल्कुल सही, इमदाद कर रहे हो तो हमारी। और जी और दूसरे ये कि इधर ईरान के साथ, अब ईरान तो उनके लिए बिल्कुल एक एग्जिस्टेंशियल मामला है इजरायलियों के लिए, और नेतन्याहू ने उसको एक बहुत बड़ा हवा बना रखा है। उससे बातें हो रही हैं। ईरान ने उनको फंसाया इस चक्कर में कि डायरेक्ट बात नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ट्रंप साहब टीवी शो के मास्टर हैं। उन्होंने जेलेंस्की को ओवल ऑफिस में बुलाया, और बुला के उसको ऐसे उसकी, जिसे हमारी जुबान में कहते हैं, उसकी कटिया खड़ी कर दी। यानी उससे कहा कि देखो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहा है, तुम, अगर हम लोग तुम्हें छोड़ दें ऐसे ही तो तुम खत्म हो जाओगे। यानी ये बाकायदा लाइव टेलीविजन पे, ये ईरानी ये सब जानते हैं। उन्होंने कहा हम इनको मौका ही न देंगे, ऐसा, ऐसी बातें होंगी जो इनडायरेक्ट होंगी। तो बीच में ओमान आ गया, वो इस कमरे में इनसे बात करता है, उस कमरे में उनसे बात करता है। और ये, अच्छा, उन जगह कर रहा है, या तो ओमान की एम्बेसी के अंदर कर रहा है, या ओमान में कर रहा है, जहां के इसराइल अगर उसकी इंटेलिजेंस एजेंसीज को खबर ना हो तो वो व्याकुल हो जाता है। ये बात, ये उनके समझ में नहीं आती कि ये जी अंदर अंदर क्या बातें कर रहे हैं। और ये 5वीं और 6ठी टॉक्स होने वाली है, ठीक, कल, जो आज 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 हो रहा था, ये हो गया, अटैक हो गया। तो इस अटैक के मानी यही है कि कुछ तो कोऑर्डिनेशन भी था अमेरिकन का और नेतन्याहू का, और अमेरिकन के ऊपर इजरायली लॉबी का प्रेशर, और उनके तमाम जितने भी कांग्रेस में रहे उन सब का प्रेशर। वो इलेक्शन नहीं जीत सकते इजरायली लॉबी के बगैर। तो ये सूरत हाल है। इसमें अब आगे क्या होता है, ये देखने की बात है कि रिटेलिएशन किस हद तक हो पाएगा ईरान जी। का। अगर रिटेलिएशन हो गया, देखिए, नकवी साहब। इसराइल के अंदर अभी 3-4 चीजें समझ लो दीपक। जी एक तो ये है कि 2 साल से आप हमको ये बता रहे हैं कि हम बस, हमने हमास को खत्म कर दिया, खत्म कर दिया, तो अभी तक ही मारा मारी क्यों हो रही है?
आपने ये कहा कि नॉर्दर्न इजराइल जो खाली हो गया है, वहां जब तक लोग वापस नहीं आ जाएंगे ये जंग जारी रहेगी। नहीं वापस आए हैं। आपने ये कहा कि जितने हॉस्टेजेस हैं वो वापस नहीं आएंगे जब तक, तो वो नहीं वापस आए हैं। लेकिन अभी मामला ये है कि इसराइल और ईरान, इन दोनों के बीच में ये कुरुक्षेत्र ठना हुआ है। ये कहाँ खत्म होगा? अब इसमें कोई, किसी रथ के ऊपर कोई भगवान नहीं है जो कि हमें बता सके कि कल क्या होगा। ये जी, चलिए मैं आपको कुछ देर के लिए सही साहब संजय मान लेता हूँ महाभारत का। मेरा एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, और जो हमारे तमाम ऑडियंस का भी क्वेश्चन है। मान लीजिए ईरान ईरान अपनी बैलिस्टिक मिसाइल से, जिसको रोक नहीं पा रहे, इजराइल रोक नहीं पा रहा, हाइपरसोनिक स्पीड है, टेक्नोलॉजी अच्छी है। मान लीजिए उन बैलिस्टिक मिसाइल से ईरान इजराइल को आधा तबाह कर देता है, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच जाता है जो इतिहास में नहीं हुआ। उसके बाद फिर क्या सिनेरियो भरेगा? मान अमेरिका लीजिए छोड़ नहीं अगर ऐसा। सकता। अमेरिका पीछे हट नहीं पाएगा। अमेरिका को आना ही पड़ेगा इमदाद के लिए इसराइल की। इस हद तक नहीं जा सकते ये, इसलिए अमेरिका को आना ही पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि अमेरिका तो पूरे युद्ध में लगा हुआ था वियतनाम में, क्या हुआ? अमेरिका तो पूरी तरीके से 20 साल तक उतरा हुआ था अफगानिस्तान में, क्या हुआ? तो ये भी हवाई बातें जो हैं उनको भी एक दफा एक पैमाने में नाप तोल लेना चाहिए। वो ये है कि अब जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की, वो ये थी कि इतने बड़े बड़े बम हैं, इतने बड़े B-52 बॉम्बर्स हैं कि आप जाके शहर और मुल्क बर्बाद कर सकते हैं, आप जंग नहीं जीत सकते। यानी अभी जो हिजबुल्लाह के साथ बिल्कुल गलतफहमी है लोगों को कि हिजबुल्लाह खत्म हो गया, नहीं खत्म हुआ। इन्होंने क्या किया कि लेबनान के, नॉर्दर्न लेबनान पे हमले करना शुरू कर दिए सिविलियंस के ऊपर, और उन्होंने कहा कि देखो ये तुम्हारे मुल्क में जो हिजबुल्लाह है इसको तुम लगाम नहीं दोगे तो हम तुम्हारे नॉर्दर्न एरिया को खत्म कर देंगे। अब वो जी हिजबुल्लाह को वहां रहना है, उसी मोहल्ले में रहना है, लिहाजा वो खामोश है। अभी जी अगर वो भी अपने कलावे अपने अपने बिल के बाहर, तो उनके पास भी अभी इतना है। हूतीस खामोश है। क्यों खामोश हैं? तो अभी ये खेल पूरा दायरा जो है ये कंप्लीट नहीं हुआ है। और जी सबसे बड़ी बात मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि अभी हमारे और आपके पास सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, मैंने मियाँ अपनी जिंदगी गुजार दी यही इसी में कि हमारे भारतवर्ष के अपने सोर्सेज ऑफ न्यूज होना चाहिए। हम कब तक रॉयटर्स और एपी और न्यूयॉर्क टाइम्स और टाइम्स लंदन बीबीसी। से फॉरेन की खबर, बीबीसी से फॉरेन कवरेज लेंगे? हमारा अपना जी, होना चाहिए जो कि भारतीय हो, हमारी एक अपनी बात आपने आंखों से सही हमने भाई, देखो देखी। हम्म, सही साहब आपने कहा कि असली इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है। हम्म, ईरान ने कितना नुकसान इजराइल का किया, ये खबर जो असलियत में इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि मीडिया जो है वो अमेरिका और इजराइल के हाथ में, वेस्टर्न कंट्रीज के हाथ में हो, चाहे सीएनएन हो, जी, बीबीसी हो, फॉक्स न्यूज हो। दुनिया का जो भी बड़ा मीडिया आउटलेट है वो वेस्टर्न कंट्रीज के ही पास है। इसका मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं कि ईरान ने काफी कुछ डैमेज कर दिया है? क्या आपको कर दिया ऐसा लगता है, होगा। शक होता है आपको? हाँ हाँ हाँ, क्या कर दिया होगा? जो अगर आप ये जो छोटी छोटे सोशल मीडिया हैं उनकी खबरों पे आप नजर डालें तो वहां ये क्लेम्स हो रहे हैं कि उन्होंने काफी नुकसान पहुंचाया है। और जी, अगर ये हाइपरसोनिक मिसाइल लगाई चलाई जा रही हैं तो जाहिर उनके टारगेट में तेल अवीव बहुत आसानी से आ जाता है, जी, हाइफा और तेल अवीव। ये समझ गया। अगर यहाँ, जी, इनमें अगर नुकसान वो पहुंचा रहे हैं तो जी, ये बड़ी बात है, ये बड़ी आपने बात कहा है। कि जो जो हाइफा पोर्ट है, जो जी, मोदी जी अडानी जी को दे रहे थे, वहां एक सड़क बना रहे थे वो। हाँ, नहीं नहीं, वो हाइफा पोर्ट इन्हीं पोर्ट का और है। वो जी, पोर्ट तेल अवीव जो अडानी जी का है। राजधानी है, तेल अवीव जो उनकी राजधानी, वो टारगेट। मैं एक चीज जी, पूछना चाह रहा हूँ, जो जी, तस्वीरें हमने देखी खासकर ईरान से जुड़ी मीडिया से, या आप कह सकते हैं अरेबिक मीडिया में देखी, उसमें जो तस्वीरें आई हैं काफी नुकसान है।
तेल अवीव में काफ़ी नुकसान हुआ है और जिस आयरन डोम की बात कर रहे थे कि साहब ऐसा कवच है कोई मिसाइल नहीं मार सकती और ये कहा जाता था कि अमेरिका और इज़राइल के पास वो तकनीक है, वो साइंस है कि परिंदा पर नहीं मार सकता। लेकिन यहाँ हमने देखा कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल अंदर घुसी और काफ़ी तबाही करी है उन्होंने। तो क्या ईरान के पास टेक्नोलॉजी है? क्या वाक़ई ईरान इस जंग को ईरान महीनों तक लड़ सकता है? क्या ईरान की ईरान टेक्नोलॉजी के पीछे चाइना, रशिया है? कौन है इसके पीछे? ईरान के ड्रोन्स जी, काम आ रहे हैं रूस के यूक्रेन में। ये इतनी ओके। टेक्नोलॉजी है जी। और इन्होंने, अगर आप आपको बड़ी याद हो, बात कह रहे अप्रैल, हैं नकवी साहब, आप हाँ कह रहे हैं हाँ, कि ईरान जो है रूस को मदद कर रहा है। जी कर चुका है, जिसके के इस्तेमाल भी हो चुके हैं। ओह और माय गॉड! इनके पास टेक्नोलॉजी ड्रोन्स की बहुत है, इनके पास टेक्नोलॉजी ये मिसाइल्स की बहुत है। तभी तो जंग, ये झगड़ा जो हो रहा है, ट्रम्प की टीम, ये स्टीव विटकॉफ और इनके फॉरेन मिनिस्टर, इनमें अमेरिका की डिमांड यही है कि आप अपने मिसाइल प्रोग्राम भी बंद कर दीजिए, आप अपना ये जो एनरिचमेंट का प्रोग्राम है वो बंद कर दीजिए। वो कभी बंद करेंगे नहीं। तो अच्छा, इसका नतीजा क्या होगा? अब आप ये देखिए कि दुनिया में इस वक्त एक साहब हैं, उनका नाम है किम इल यून। छोटा सा मुल्क है ऊपर, नॉर्थ कोरिया, उसको आप जी, नहीं छू सकते। क्यों नहीं छू सकते? इसलिए कि उसके पास परमाणु शक्ति है। तो अब लोगों की नजर में ये बात, अगर ये बिल्कुल दब गए, तो आपने गोया आज नहीं तो कल एक परमाणु मुल्क एक और पैदा कर दिया। यानी ईरान। अब ईरान, अगर ईरान दब गया इस दफे और आपने उसको वो दबा लिया किसी तरीके से, तो आपने, ईरान के अंदर लोग क्या कहेंगे? तो यही कहेंगे कि यार, अगर हमारे पास न्यूक्लियर पावर होती तो ये ना कर पाते हमारे साथ। देखो वो किम इल जूंग वहां बैठा हुआ है, छोटा सा नॉर्थ मुल्क है कोरिया में। नॉर्थ कोरिया में, वो उसको छू नहीं पाते ये, समझे? ये जो है, इसका एक नतीजा ये निकलेगा। और फिर एक धीरे 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 तमाम ममालिक एक दौड़ने लगेंगे न्यूक्लियर हथियार की तरफ। तो ये न्यूक्लियर जी, इशू को मुद्दा, सेंट्रल मुद्दा बना के नेतन्याहू साहब ने एक ये बला मोल ले ली है कि हम ये नहीं होने देंगे, इसकी वजह से हम इनको मार रहे हैं, और हम इसकी कोई भी रिफाइनमेंट नहीं होने देंगे उसका जी, मटेरियल का। तो जी, इसलिए अब ये हो जाएगा कि भाई, ये देखिए, ये फतवा क्या है साहब, कि ईरान के यहाँ अयातुल्लाह खुमैनी और अयातुल्लाह खामनी के फतवे हैं कि हम लोग परमाणु शक्ति के से हथियार नहीं बनाए। ये वो हथियार है जिनसे ह्यूमैनिटी को नुकसान पहुंचता है। तो ये उनका कहना है। अब वो अगर फतवे से हट जाएं और कहें कि नहीं साहब, अब तो आपको ये अपना फतवा वापस लेना पड़ेगा, और अब हम लोगों को, अच्छा, रही उनके परमाणु शक्ति की जो लेबोरेटरीज हैं, वो 800 गज पहाड़ों के नीचे है। यानी उसको ये बंकर बस्टर्स वगैरह से नहीं पा सकते। ये नतान्स वगैरह जो दिखा रहे हैं, ये तो जी, ऊपर है। जो उनके दरअसल जो काम हो रहे हैं, वो पहाड़ों के नीचे है। और पहाड़ों के नीचे, या तो फिर आप न्यूक्लियर करिए, उनको उनको न्यूक कीजिए। तो फिर आप, यानी आप, पहला दुनिया का न्यूक्लियर अटैक आपने किया था हिरोशिमा नागासाकी पे, और दुनिया का दूसरा फिर होगा आप ही के हाथ ईरान। ईरान के ऊपर। तो ये हो जाएगा। लिहाजा ये है मामला पेचीदा, और उसमें हम कहाँ हैं ये अभी अंदाजा नहीं है। हम हमने हमें ये यकीन हो गया है कि ट्रम्प बहुत ज्यादा रिलायबल एलाई नहीं है। लिहाजा अब हम यूरोप की तरफ नजर किए हुए हैं कि भाई, कुछ एक थर्ड पोल जो बने, उसमें हम कहीं हमारी कोई जी, गुजर हो। जी, एक बड़ी बात आपने कही, आपने कहा कि कहीं न कहीं इसकी जड़ में न्यूक्लियर पावर है, ईरान न्यूक्लियर पावर बनना चाहता है और अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बन जाएगा तो जैसे नॉर्थ कोरिया में किम साहब हैं, कोई नज़र ही नहीं उठाता है क्योंकि उनके पास परमाणु बम है।
ईरान भी परमाणु बम चाहता है, और मुझे लगता है कि ईरान के पास परमाणु बम आएगा तो कुछ दिनों के बाद सऊदी अरब के पास भी वही बम हो जाएगा, और फिर कई औरों के मुल्क पास। ऐसे हो सकते हैं, हो सकता है जापान और जर्मनी भी जो है वो भी न्यूक्लियर पावर बन जाए। मैं यहाँ पर एक सवाल कर रहा हूँ, क्या आपको लगता है कि सऊदी अरब, कतर, टर्की या फिर ओमान या फिर और कुछ मुल्क अरब के, क्या अगर इज़राइल ने वहाँ पर मुसलमानों को ज़्यादा मारा, उनकी हत्या हुई मुस्लिम्स की, तो क्या इस रिलीजियस उसमें ये जो मुल्क हैं सऊदी अरब वगैरह, ये ईरान के साथ खड़े होंगे? ये एक लंबी कहानी। जब किसिंजर जिंदा थे, ये लोग इस विचार के थे कि ये झगड़ा अब ये पैलेस्टीनियन इशू में दुनिया में किसी को दिलचस्पी नहीं। ये झगड़ा है सुन्नी शिया का, और शिया सुन्नी। दुनिया को दो हिस्सा, हाँ, शिया सुन्नी, एक शिया आर्क है और एक तरफ ये सुन्नी ममालिक। वो जो था वो बहुत दिन चलाया गया, लेकिन उसके बीच में एक, इस पूरे खेल में एक चूहा निकल आया। वो क्या भाई, सीरिया शिया था, अलवी जो हैं उनके, ईरान शिया है, हिजबुल्लाह शिया है, हूती शिया हैं, लेकिन जो सब जो लड़ रहे हैं जिसके लिए, जिसका नाम हमास है, वो है अखवानुल मुस्लिमीन, यानी प्योर ऑफ द प्योर सुन्नी। तो ये एक कंफ्यूजन है। एक इन्होंने एडवर्टाइज किया कि ये शिया आर्क, लेकिन शिया आर्क जान जो अपनी दिए दे रहा है वो तो है हमास के लिए। हमास तो महज निखालिस सुन्नी है, तो लिहाजा वो बात चली नहीं, और अब ये फिर रिवाइव होगी। एक चीज मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अब से बाद 6 महीने के बाद आप देखेंगे, साल भर के बाद, अब अगला जो टारगेट होगा दुनिया में, जो एक जो चीज लोगों के हाथ में आने वाली है, वो है टेररिज्म और इस्लामिक टेरर को। ये जो किया गया है धीरे धीरे, देखिए इस वक्त तारकोल लगा हुआ है इसराइल के चेहरे पे कि उन्होंने, ये वो मुल्क है जो कि रोज 100 बच्चों को मारता है। ये अब थॉमस फ्रीडमैन का आर्टिकल है न्यूयॉर्क टाइम्स कि अब हम लोग जो कि इनके हामी हैं, जो कि इनके सपोर्टर्स हैं, हम इसराइल से बाहर जो यहूदी हैं, हम सब अब एम्बैरेस, अब जो बाहर का इसराइली है, वो यहूदी है, वो एम्बैरेस। तो इसलिए इस तारकोल को कैसे साफ किया जाए, धीरे धीरे मीडिया उनके पास, धीरे 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 ये सब टेररिज्म की कहानी ऊपर उठ उठ के आएगी, और उसका हिस्सा हम लोग भी बन जाएंगे। अभी भी हमारे यहाँ भी एक नेबरहुड में टेररिज्म ही की बात हो रही है। तो ये पाकिस्तान में, हाँ, ये जो है, ये एक बड़ी चीज उठ के आने वाली है। सही साहब, क्योंकि दुनिया को बड़ी बारीक निगाहों से आपने देखा है, और मैं एक सवाल थोड़ा-सा ईरान और इज़राइल से हटकर मैं हिंदुस्तान पे करना चाह रहा था कि आज की जिस तरह की तरबियत है, आज जिस तरह से एक वर्ल्ड ऑर्डर है, जहाँ पर रूस, चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया, ये एक एक्सिस बन रहा है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अमेरिका है, साथ में ब्रिटेन है, इज़राइल है, ये एक अलग एक एक्सिस है। हिंदुस्तान को हिंदुस्तान कहाँ खड़ा है आज की तारीख में? क्योंकि हम जब अमेरिका को देखते हैं, तो अमेरिका पाकिस्तान को भी गले लगा लेता है, और कभी-कभी तो एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे इंडिया और पाकिस्तान को इकट्ठा खड़ा कर देता है। तो अमेरिका पर कितना विश्वास किया जाए, नंबर 1, क्या हम वापस रूस और चाइना की तरफ लौट जाएँ, या हम अलग खड़े रहें? हम क्या करें? हिंदुस्तान को आज क्या करना चाहिए? ये इस वक्त हिंदुस्तान के सामने, हिंदुस्तान के फॉरेन पॉलिसी बनाने वालों के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, दो चीजें हैं। एक तो ये कि एक तरफ है वेस्टर्न वर्ल्ड, G7 है, एक तरफ G7 है, इसमें कि 7 बड़े बड़े वेस्टर्न मुल्क हैं, उनकी जीडीपी जो है वो 30% है, लेकिन जो ब्रिक्स बना है वो कोई 40-45 के करीब हो गया है। तो एक राइजिंग पावर जो है वो है उसका अच्छा, उनके पास भी यही मासूमियत है, उनके पास मीडिया नहीं है, क्रेडिबल मीडिया उनके पास नहीं है। क्रेडिबल मीडिया वही वेस्ट में है, लेकिन मतलब अब आप कह धीरे रहे धीरे हैं ब्रिक्स का मतलब आप कह रहे हैं ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना,
साउथ अफ्रीका। ब्राजील, इंडिया, इंडिया उसमें से इसलिए हिचकिचाता है क्योंकि वहां चीन की अगुवाई है। ये है पेच। चीन, ब्रिक्स में चीन की अगुवाई है, रूस की अगुवाई है। चीन और रूस इतने करीब आ गए हैं कि अब वहां पे क्या किया जाए, बिल्कुल नए तरीके से कैसे सोचा जाए। जबकि हमारे यहाँ हमने अपने सारे अंडे एक अमेरिकन बास्केट पे रख दिए थे सोवियत यूनियन के गिरने के बाद। अब वो बास्केट जो है वो पिलपिला हो गया है। अब हम क्या करें? हम सोच रहे हैं क्या हम ग्लोबल साउथ की तरफ जाएं या वो एजेमनी जिसकी खत्म हो रही है उसकी तरफ जाएं। देखिए, एक बात याद रखिए कि जब यूक्रेन की जंग खत्म शुरू हुई थी, उसको खत्म करने के लिए इस्तांबुल में एक मीटिंग बुलाई गई और तकरीबन तय हो गया था कि ये पीस उसको जल्दी से ले आओ। वहां पहुंचे कौन? बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन उस जमाने में बर्तानिया के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने बाकायदा प्रेस के सामने कह दिया, ये यूक्रेन का झगड़ा नहीं है, ये बर्तानिया का झगड़ा नहीं है, ये वेस्टर्न सिविलाइजेशनल हेजेमनी का झगड़ा है। अगर हम यहां दब गए तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन गई। मैक्रोन साहब ने अपने तमाम एम्बेसडर ऑफिशियल्स को बुलाया सितंबर 2022 में, हाँ 22, के भाई यहाँ एलिसे पैलेस में आओ। जो हमारी 500 साल की हेजेमनी थी अब वो जा रही है दुनिया के, अब तैयार हो जाओ तुम लोग एक नई। ये वहां मातम हो रहा है भाई। तो उसमें हम ना इधर ना इधर तय करना है। उसमें करना यह है हमारे हिसाब से कि हम अलग हैं। हम बिल्कुल, हमारी सिविलाइजेशनल छवि अलग है। हमें आप न चीन से कंपेयर कीजिए, ना हमें हाइफनेट करिए पाकिस्तान से। हम लेकिन ये फिर कॉम्प्लेक्स ना हो कि साहब देखिए वो तो हमसे आगे बढ़ा जा रहा है। ट्रंप साहब एक दफा, कार्टर जिंदा थे, कार्टर के पास गए कि भाई प्रेसिडेंट, व्हाट शुड वी डू, चाइना इज गोइंग अहेड ऑफ अस। तो कार्टर ने एक बात कही उनसे, कहा देखो चाइना 1979 में एक झड़प उसकी वियतनाम से हुई थी, उसके अलावा कोई जंग नहीं लड़ा है। इधर हमारे गलवान वगैरह को भूल जाओ क्योंकि वो भी छोटी झड़प में, और कोई जंग नहीं लड़ा हमारी जब से सोवियत यूनियन गई है। और 9/11 के बाद से तो खास करके एक दिन ऐसा नहीं गुजरा है जबकि हम किसी न किसी जंग में मुलव्विस ना हो। और यहां तक कि आपके 760 760 ये हैं बेसिस दुनिया में। क्या जरूरत है भाई इसकी? यानी उसके बगैर हम जिंदा ही नहीं रह सकते। तो ये सब, ये आर्किटेक्चर जो है ये सब बदलेगा। उसको हम लोग देख रहे हैं कि नहीं। हमारे बच्चे अमेरिका में, हमारी आदत पड़ गई है, वहां पढ़ते हैं। अब तो हमारे माता पिता भी वहीं रहने लगे हैं। अब तो हमारे भाई बंधु भी वहीं हैं। हम कहाँ जाएं, किस तरफ देखें? ये एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने है। एक, और उसके ऊपर हम बात नहीं करते। हम बात नहीं करते, खुल के हम नहीं, बात करें। लेकिन अगर मैं, क्योंकि समय काफी हो गया, आखिरी सवाल, क्या हमको रशिया और चाइना की तरफ जाना चाहिए? आपका कहना है कि देखिए चाइना एक सही है। इमर्जिंग। देखिए, रशिया की तरफ तो हम हैं, रशिया से हमारी दोस्ती है, हमारे यातायात है, हमारा उनसे काफी तेल का संबंध है, बिजनेस का संबंध है। चीन से है खलीज, और चीन खड़ा हो गया आपकी, देखिए सिंदूर के वक्त पाकिस्तान के उसके साथ। साथ, पाकिस्तान के साथ उसका क्या हुआ वो हम इस वक्त बात ना करेंगे। लेकिन यह है कि किसी न किसी सूरत से पुरानी खलिशें भूलना पड़ेंगी और हमको एक नए दुनिया का विस्तार, जिसमें कि हम भारतवर्ष, जो कि हमारी अलग छवि है सबसे, हम कंपेयर ना करें अपने आप को किसी से। भाई वो हमसे आगे बढ़ गया होगा। हमारी तो चाल ये है, हम इस चाल से चलेंगे, समझे? हम तो यूं रहेंगे। हमारे यहाँ तो गंगा जी है, तुम्हारे यहाँ तो नहीं है। तो हमारा बिल्कुल रविश, चाल वही होना चाहिए जो कि हिंदुस्तान की अलग है। वो पहचान। सोचने के लिए बहुत बड़े लीडरशिप की जरूरत है।
बहुत बड़े चिंतन की जरूरत है, जिसमें कि हम क्या मैं आप कह सब। सकता हूं कि आज हिंदुस्तान को एक नेहरू की जरूरत है? नेहरू के, देखिए नेहरू का नाम इन लोगों ने इतना बदनाम कर दिया है, कुछ लोगों ने, कि वो कहते हुए भी जरा सा हिचकिचाता है आदमी, लेकिन है वही। आपको उस किस्म के किसी आदमी की जरूरत है जो कि खड़ा होके ये कह सके कि हमें नहीं परवाह, तुम तरक्की कर गए हो, बहुत आगे हो, खुश, तुम्हें बड़ी बड़ी बाड़ी में तुम रहो, हम देख के बहुत खुश है तुमसे, तुम रहो, लेकिन हमारा ये, हम इस तरह से दुनिया को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। हम आपके जी। भी हैं, उनसे भी दोस्ती है, इनसे भी दोस्ती है, लेकिन ये एक। परपेचुअल एनिमिटी जो है, मसलन जी। पाकिस्तान से, अब ये अटल जी कहा करते थे, अटल जी मेरे बड़े खास हमारे उनके रिश्ते थे, वो कई दफा खुल के उन्होंने कहा कि भाई, यू कैन चेंज, यू कांट चेंज योर नेबर्स, नेबर्स पड़ोसी को नहीं तुम बदल बदल सकते। नहीं सकते। तो ये परपेचुअली दुश्मनी रखना, ये मेरे ख्याल में जरा से विजन की कमी है इसमें। एक अंतिम सवाल, क्योंकि वक्त पता नहीं लगा कैसे गुजर गया। क्या अमेरिका पर 100% एतबार किया जा सकता है? अमेरिका क्या चीज है? स्टीव विटकॉफ, ट्रंप, मार्को रूबियो, भाई अमेरिका भी ट्रांजिशन में है। अब जो जो मुल्क हार्वर्ड बंद कर दे, जो वहां के प्रोफेसर को खदेड़ दे, ये तो अजीब और गरीब मुल्क बन रहा है भाई। हम ऐसी खबरें रूस से नहीं सुन रहे हैं, हमें ऐसी खबरें बीजिंग से नहीं आ रही हैं, हम तो वहां देख रहे हैं जहां के हमारे बच्चे चाहते थे कि वहीं जाके पढ़ें, वहीं से पीएचडी करके जो लोग निकले, वो हमारे इकोनॉमिक सेंटर के कंट्रोल उन्हीं को करते हैं वो। लेकिन अब सूरत हाल दुनिया बदल रही है, ये ग्लोबल ऑर्डर बदल रहा है। वो एक हेजेमॉन जो था, देखिए छोटी सी बात मैं आपको ये बता दूं, सीधी बात है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन अक्सर व्यूअर नहीं जानता और उसके दिमाग में ये बात नहीं गुजरी कि 1990-91 में जब सोवियत यूनियन ढा गया, तब एक सोल सुपर पावर निकली। वो सोल सुपर पावर का नाम था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सोल सुपर पावर मोमेंट, जबकि वहां के बहुत बड़े चिंतक थे, उनका नाम था ये जिसने लिखी थी किताब एंड ऑफ हिस्ट्री, फुकुयामा, फ्रांसिस फुकुयामा ने किताब लिखी थी एंड ऑफ, तारीख खत्म हो गई बस, अब एक सिस्टम जीत गया, एक सिस्टम हार गया, अब दुनिया आगे यूं चलेगी। वो साहब 2008 में लेमन ब्रदर्स ऐसा बैंक डूब गया और अमेरिका के कोई 100 बड़ी बड़ी कंपनी डूब गई, कैपिटलिज्म के अंदर एक खलफिशार आ गया। अब क्या किया जाए? तो तब से अब तक एक नोज डाइव में है वेस्टर्न सिविलाइजेशन और जी। वेस्टर्न हेजेमनी, और उसमें इसलिए हम हमारी वो हालत नहीं है, हम बेकार बेकार के लिए खुद अपने जिस्म पे जख्म लगाते जाते हैं। जी। इस अब बड़ी इस बात, चिंता, जी बड़ी बात नकवी साहब ने कही। समय हो रहा है, दोबारा फिर आपसे इसी तरह की बातचीत होगी। 2-3 बातें आज नकवी साहब ने कही। सईद नकवी ने सबसे पहले ये कहा कि भई ईरान इस वक़्त जिस तरह से इज़राइल पर हावी है, कितना इज़राइल का नुकसान ईरान ने किया ये हमको नहीं पता है। क्योंकि जो खबरों की दुनिया है वो अमेरिका और इज़राइल के हाथ में है। तो कितना नुकसान हुआ है और उस नुकसान से ही तय होगा कि ये जंग किस तरह की, किस सूरत-ए-हाल में बदलेगी, क्या महायुद्ध हो सकता है, वर्ल्ड वॉर हो सकता है। दूसरी बात इन्होंने ये कही कि कहीं न कहीं चाइना जो है, वो एक चींटी की चाल चल रहा है। ईरान के पीछे तो खड़ा है, पीछे तो खड़ा है, लेकिन आगे आएगा कि नहीं आएगा ये नहीं पता। लेकिन अगर ईरान ने नुकसान ज़्यादा किया, तो लामहला अमेरिका को इस जंग में इज़राइल के साथ लड़ना पड़ेगा और फिर कुछ भी हो सकता है। और आखिर में जब मैंने इनसे हिंदुस्तान के बारे में पूछा, तो इन्होंने हिंदुस्तान के बारे में कहा कि भाई हिंदुस्तान ये ना सोचे कि उसको रूस और चाइना के साथ खड़ा होना है, अमेरिका के साथ खड़ा होना, हिंदुस्तान को अपने मिजाज से चलना होगा। और ये जो बड़ी बात इन्होंने इसलिए कही क्योंकि अमेरिका एक उतार की तरफ से 2008 के बाद से अमेरिका उतार की तरफ से, वो जो सिंगल सुपर पावर था यूएसएसआर के बिखरने के बाद, वो अमेरिका की छवि टूट चुकी है। और इसलिए उन्होंने कहा कि भारत को 100% एतबार
वहाँ नहीं करना चाहिए। अपने सारे अंडे अमेरिका की टोकरी में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में वहाँ पर जो चौकीदार है उसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बहुत दुनिया जानी गई। नकवी साहब आप आए, और जिस तरह से आपने सारी चीज़ों को सामने रखा, वाक़ई वो कल्पना से परे था, बहुत आसानी से चीज़ों को समझाया, और मैं कोशिश करूँगा कि दोबारा आपको इस प्रोग्राम में बुलाऊँ, और आज आने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग दिस प्रोग्राम।